हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं सेट 9 की। तो कल हम लोग सेट 8 ख़त्म किए हैं। आज हम लोग सेट 9 की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप अभी भी अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक दिन रात 8 बजे, ठीक है, आपको एक पीडीएफ भेजा जाएगा जो कि आपका बुक का होगा। उसको आप बनाइए और आपको दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद हम आपको बता दें, अगर आप टीजीटी हो या पीजीटी, अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार का आपका होगा, ये आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए देखिए, ये आपका है क्लास 9th का, ठीक है, हिस्ट्री का है। देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या है कि हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 6-7 चैप्टर पढ़ने हैं। भारत भौगोलिक खोज हो गया, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, ये सब जब आप खत्म कीजिएगा, विश्व युद्ध, ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका 6 चैप्टर 7 चैप्टर, ठीक है। जैसे ही आप 8 चैप्टर खत्म कीजिएगा तो प्रत्येक चैप्टर से, देखिए प्रत्येक चैप्टर से आपको एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। और इसका हम वीडियो ऑलरेडी भी बना चुके हैं 400 के माध्यम के, ठीक है। तो ये आपको प्रत्येक चैप्टर से एमसीक्यू मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप एसएमएस करके आप इसका 9 से लेकर 12 तक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कम समय में आप ज़्यादा मतलब अच्छा तैयारी चाहते हैं तो पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालिए और उसको पढ़िए। चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर का आपको आंसर सारा चीज़ मिलेगा, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। तो आप इसको प्रिंट निकाल के डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, 9142 650 549, इस नंबर पे आप एसएमएस करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा मतलब कि शुल्क रखा गया है, आपको जहाँ से चाहिए 9 से लेके 12 तक का, ठीक है, हर विषय का, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ तक कि साइंस का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका अगर साइंस भी है उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। ये एससीईआरटी का मिलेगा, पूरा एमसीक्यू के रूप में होगा, ठीक है। अगर आप लोग को एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए कि नहीं हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको ऐसे ही मिलेगा, आपका एक क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट 4 ऑप्शन, उसका आंसर। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का नोट्स लेते हैं तो उसका भी एक झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। आइए देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का नोट है, ठीक है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपको 6 क्लास से मिलेगा, 6 से लेके आपको यहाँ तक 8 तक का मिलेगा और फिर आपको उधर 11-12 का मिलेगा। तो देखिए क्या, कब और कहाँ और कैसे, ठीक है, ये पूरा चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। हर चैप्टर से आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको पुरानी एनसीईआरटी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे ही आप इस चैप्टर की ओर चलिएगा, जब शुरुआत होगा तो यहाँ पे आपका व्याख्या सहित मिलेगा। ये आपका प्राचीन भारत हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, प्राचीन भारत में यहाँ से आपको शुरू होगा तो हर एक मतलब ये इसको जैसे हुआ, यहाँ पे क्या है कि आपको आंसर भी मिलेगा और इसका व्याख्या भी मिलेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी हो गया, पूरा प्योर एनसीईआरटी, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होगा, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी होगा। ये आपके लिए और बेहतर है कि अगर कथन निष्कर्ष टाइप से आप प्रश्न बनाना चाहते हैं, या आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, या आप बीपीएससी टीआरई का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक का मिल जाएगा एनसीईआरटी का, जो भी आपको चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको मिलेगा, सिर्फ सोशल साइंस के लिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, बाकी के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप शुरुआत करते हैं, सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये है आज से हम लोग का सेट नंबर 9। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आइए मिनट पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें। चलिए, कि घटनाओं के सही कालानुक्रम क्रम में, ठीक है, निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए, तो आपको इसमें क्या करना है कि सबका एक कालक्रम बताना होगा, कौन कैसे है, इसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए, तो हम सबसे पहले देखें पर्ल हार्बर अटैक, ये कब हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 1941 में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1941 में। रूस पर जर्मन आक्रमण, तो रूस पर जर्मन का आक्रमण कब हुआ था, तो ये भी आपको 41 में हुआ था। तो अब क्या करना होगा, इसका बाय डेट आपको पकड़ना होगा। पहला का हो गया 7 दिसंबर, ठीक है। पहला पर्ल हार्बर अटैक कब हुआ था, 7 दिसंबर 1941 को। रूस पर जर्मनी का आक्रमण ये कब हुआ था, तो ये भी आपको बाय डेट याद रखना होगा, 22 जून, ठीक है, 22 जून, JUN जून, ठीक है, 1941। दोनों का डेट सेम है, इसीलिए हमको बाय डेट लिखना पड़ा। अच्छा, तीसरा देखते हैं, पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण। तो पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण कब हुआ था, तो इसी के साथ आपका क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, 1 सितंबर, ठीक है। आप सबको याद भी होगा 1 सितंबर 1939, ठीक है। अब हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्र संघ से बाहर रखना, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। ये हुआ था आपका 1931 में। अब आपको इसके कालक्रमानुसार के अनुसार इसको सजाना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। आइए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको 31 दिख रहा होगा। तो सबसे पहला घटना कब घटे, तो हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्र संघ से बाहर रखना, ये हुआ 1931 में। इसके बाद 31 के बाद क्या आएगा, आप जानते हैं 31 के बाद 39, यानी कि 1939 का, यानी कि ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। अच्छा, तीसरा की अगर हम बात कर ले 7 दिसंबर 1941 या 22 जून 1941, तो आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पे, ये होगा आपका चौथा नंबर पे। तो इसके अनुसार आप बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि पहले 4 नंबर पे हो जाएगा, यानी हिटलर द्वारा, ठीक है। यानी कि 4, फिर 3 नंबर पे कौन है आपका, चलिए 3 नंबर पे हो जाएगा ये, 1 मिनट, चलिए, तो हो जाएगा आपका 4, फिर मतलब हम उल्टा इधर से लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट आइए आंसर पे, आप समझ जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले आपका ये हुआ, फिर आपका ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करते चलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, ठीक है। तो कहाँ भेजा गया था, तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल कहाँ है, तो पटना में, याद रखिएगा। कभी कभी अगर बांकीपुर ना लिखे तो डायरेक्ट आपको पटना रख जाएगा कि कहाँ के जेल में रखा गया, तो पटना के जेल में, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर करते चलिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए, इसको भी आपको करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ सिर्फ 2 गो है, और जैसे हम यहाँ कट करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, तो माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन, तो यहाँ से 2 प्रश्न निकलता है। अगर जब भी पूछे कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1928 में, ठीक है। अब अगर पूछे कि भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा 1927 में। अगर नियुक्ति की बात करें तो 1927 में, आगमन की बात करें तो 1928 में। आपसे यहाँ आगमन पूछ रहा है, देखिए, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन तो कब हुआ, तो 1928 में, यहाँ तक हो गया। लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा की, मतलब कब किया था इसका, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में, ठीक है। कब किया था, तो 1929 में, ठीक है। देखिए, 28 हो गया, 29 हो गया। चलिए, अब तीसरा की ओर चलते हैं। इसको जैसे हम काटेंगे तो हट जाएगा। चलिए, याद रखिएगा 28, 29 हो गया इधर। चलिए, इधर देख लेते हैं क्या है। तीसरा बोलता है कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को बताते हुए पत्र भेजा था, तो कब भेजे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1930 में। कब भेजे थे, तो 1930 में भेजे थे। तो एक था आपका आगमन हुआ था भारत साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, ठीक है। उसके बाद 1929, फिर 1930, लास्ट देखते हैं पूना पैक्ट, ये तो सबको पता होगा 24 सितंबर 1931 को, ठीक है, सॉरी 1932 को हुआ था,
24 सितंबर 1932 हुआ, वो पुणे पैक्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप वहाँ से उठाइए 29 से, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 एकदम लाइन से, इसमें कोई बदलाव नहीं करना इधर उधर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा बड़ा है तो आपको जूम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक, ठीक है, कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो किससे हुआ था? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ावा दिया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, महाराष्ट्र के एक सामाजिक सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये कौन थे? तो लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है, डायरेक्ट आप समझिए, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में क्या है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्याख्या प्रकट होती है, ठीक है। तो इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मनसेहरा, ठीक है, मनसेहरा और गिरनार अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन, ठीक है, अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है, ठीक है, तो असत्य कथन को चुने। चलिए देखते हैं इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं है ना, तो ये तो ठीक है, ठीक है। असत्य क्या है देखते हैं, आइए, ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता की, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका असत्य कथन है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता किसके कारण प्राप्त हुई, ठीक है, तो किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 11 में क्या है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये सबको पता होगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 1925 लिख दिया, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आप 1924 कर लीजिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो ये कथन किनका था, ठीक है, तो ये कथन किनका था, स्वामी विवेकानंद का, याद रखिएगा, किनका था, स्वामी विवेकानंद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया, ठीक है, तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चित्तरंजन दास, ठीक है। अब देखिए चित्तरंजन दास का एक किस नाम से जाना जाता है, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा देश बंधु, ठीक है, देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को, ठीक है, देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था, ठीक है, कौन था जो हाथ से, मतलब हाथ से खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं 15 का। 14 का क्या हो, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। कौन भाग लिया था? तो गणेश वासुदेव जोशी ने भाग लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ठीक है, तो किसने कहा था? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, आइए, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज खां द्वारा स्थापित, ठीक है, राजवंश क्यों कहा जाता है? चलिए तो क्यों कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो खिज्र खां पैगंबर का वंशज थे, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, सल्तनत कालीन
केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? ठीक है, तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, नायाब ए मुल्क। ठीक है, नायब ए मुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये तो सबको पता होना चाहिए, दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ठीक है, तो किस अंश की जानकारी नहीं थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए 1934 में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका 1924 में। ठीक है, सॉरी 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? ठीक है, तो कौन था? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, तो रायचूर दोआब क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में क्या है? अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को, ठीक है, बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? ठीक है, तो किससे मिली थी? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, 1 और 2 दोनों से हुआ था। ठीक है, यानी कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल से और सिकंदरा में अकबर का मकबरा से भी मिला था। ठीक है, उपयुक्त ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 316, उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? ठीक है, तो किस ग्रंथ का अंग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दीर्घ निकाय। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24 में क्या है कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन कैसे था। डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में क्या है? निम्नलिखित में से किसके चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए? ठीक है, ये भी आपको है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये तो आपको पता ही होगा, केरल में आपको 25-25 नंबर का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिया हुआ है। अब आने वाला सेट आपका पूरा 40-40 नंबर का होने जा रहा है। इस बार पैटर्न बहुत बदलने वाला है। 150 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें आपको 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, 40-40 हिस्ट्री ज्योग्राफी, या जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा और सब्सिडरी। याद रखिए, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि सर मेरा नहीं बन पा रहा है, सिंपल सी बात है, एक पेपर आपको ऑनर्स से उठाना है और सब्सिडरी में आपको जो मन है वो ले लीजिए। ठीक है, एक अगर हिस्ट्री लेते हैं तो सब्सिडरी में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑनर्स से अब एक सब्सिडरी से आपको लेना है। 40-40-80 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी का आपका 40 नंबर तो कॉमन होगा, 6 से लेकर शायद 12 तक का वो कॉमन बना दे, एक पेपर सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, उसमें सबका एक साथ होगा। अच्छा ये हो गया। अब बाकी आपका 30 नंबर में हिंदी का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, या हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा, उसके लिए अभी देखा जाएगा कितना नंबर का क्या बनाने वाला, क्योंकि उस बार तो 100 नंबर में हम लोग को हिंदी भी था, इंग्लिश भी था। ठीक है, इस बार अभी कैसे क्या पेपर बनेगा इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है, शायद आज शाम तक मिल जाए आप लोग को न्यूज। चलिए तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? ठीक है, तो किन कारणों से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम से आने वाले चक्रवात से। ठीक है, पश्चिम से आने वाले चक्रवात से होती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रसंभववाद का। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 में क्या है? कौन सा कथन आपका गलत, देखिए यहाँ पे जरूर फोकस कीजिएगा, ये ना कि पढ़ के सही बता दीजिएगा, गलत। ठीक है, गलत है।
चलिए, तो कौन सा कथन गलत है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि रेशम मार्ग से यूरोप, ठीक है, बोलो सॉरी, ये रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग भूमि और समुद्र दोनों मार्ग था, तो ये भी आपका सही है। समुद्र मार्ग से भी रेशम का व्यापार होता था और समुद्र मार्ग से भी होता था, भूमि मार्ग से भी होता था। चलिए 3 में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की, ठीक है, तो क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा नहीं की थी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कीमती धातुएं सोना और चांदी एशिया से यूरोप की ओर, ठीक है, प्रवाहित हुई। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 में क्या है? मानव को प्रभावित करने वाले, ठीक है, कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, ठीक है, तो इनमें से बताना कौन सा अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर कौन है? 1 मिनट, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जलवायु हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलवायु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है, ठीक है, तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, लंबी नाक, उसका जो लंबी नाक है यह अन्य प्रजातियों से अलग करती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। हरित क्रांति का जन्मदाता पूछा है, बहुत कोई स्वामीनाथन मार के निकल जाएंगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ठीक है, बोरलॉग को माना जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी, ठीक है, यानी कि ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य के बीच की दूरी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 14.95 लाख है, ठीक है, यानी कि 14 बोल सकते हैं इसको 15 करोड़ के आसपास में, ठीक है। ये थोड़ा सा, तो यहाँ आपको 20 करोड़ के आसपास बता रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ठीक है, विशेषताएं हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना है, बिल्कुल सही है। बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना है, तो ये भी आपका सही है, जरूर करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में क्या है कि लड़कियों के बीच शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना है। क्या ये सही है? तो ये पूरा का पूरा यानी कि चारों के चारों विशेषता आपको सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के चलते हैं। 34 में क्या है? जनजाति और जिले के, ठीक है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आपको बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सबका जानते हैं मुंडा, मुंडा कभी जमुई नहीं हो सकता, ठीक है, यही जोड़ा आपका सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। क्या है कि कौन सा निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इसमें आपको नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोंगा, टोंगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का 4। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्या है कि सामान्य तापमान, ठीक है, तापपतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति से 1000 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी बात करें उत्तर दक्षिण दक्षिण का, ठीक है, यानी कि उत्तर से लेकर समझिए कि ये क्या क्या बोलते हैं, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा 32-14, यानी कि उत्तर से दक्षिण 32-14, पूरब से पश्चिम बोले तो 29-33, ठीक है। देखिए यहाँ आप एक ट्रिक पकड़ लीजिएगा, तभी आपको याद रहने वाला है। ट्रिक क्या है
क्या है कि अब कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, 29-33 किसका था, 32-34 किसका था। सिंपल सी बात है। देखिए जिसमें इसमें भी देखिए प लिखा हुआ है, यानी प यानी पूरब और प यानी पश्चिम। प यानी कि इसमें दो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेम सेम। तो जिसमें सेम सेम दिख रहा है याद रखिए उसका आपका 33 भी सेम सेम है, ठीक है। यानी पूरब पश्चिम आपका सेम है, खाली पहला वर्ड लीजिए, प से पूरब प से पश्चिम हो रहा है, तो दोनों सेम है, यानी पूरब पश्चिम में जो भी आंसर होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। यानी कि 33-33 वाला। तो देखिए 33-33 पकड़ रखे आप मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको दिया हुआ तो कहीं दिक्कत हो सकता है। चलिए ये सिंपल सी बात है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, कहीं फंसा देगा ऑप्शन में तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है, ठीक है। तो कौन सा द्वीप के नज़दीक से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, फिजी द्वीप से गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए कि गन्ना उगाने के लिए, ठीक है, औसत जलवायु परिस्थितियां हैं, तो कितना चाहिए गन्ना उगाने के लिए। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा दीपावली का टाइम है तो हम भी थोड़ा परेशान हैं, कोई ना कुछ छोटा मोटा काम पड़ जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चावल को किस नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जेपोनिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही ऑप्शन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 41 में क्या है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, ठीक है, होंगे, किस में होंगे। चलिए देखते हैं 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेखीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 42 में क्या है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान, ठीक है। देखिए अवसादी चट्टान में क्या पाया जाएगा, कोयला पूछ दे, तेल जो भी होता है, पेट्रोल, ये सब किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो याद रखिए अवसादी चट्टान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, आइए पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया, ठीक है। तो ये कथन किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। किसने दिया था, तो दासमेन ने दिए थे। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, छोटा करना पड़ जाएगा। चलिए बिहार के विविध, ठीक है, भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए या विचार कीजिए, ठीक है। चलिए इस पर विचार करते हैं। क्या है, पहला देखिए, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचित होती है, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए बिहार में उत्तरी गंगा मैदान, ठीक है, 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा वर्षा उधर होती ही होता है। बाढ़ भी आप सुने होंगे कि बिहार के उत्तर क्षेत्र में बहुत बाढ़ आया हुआ है, हमेशा बाढ़ उधर आते रहता है बरसात के दिनों में, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है, कितना है, तो 4,839 किलोमीटर है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 1, 3, 4 है। आइए मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ठीक है, तो कौन हुआ। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम जो था वो अत्यंत प्रभावित हुआ था।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 में क्या है, देखिए कौन सुमिलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, तो देख लीजिए लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब आपका सही है। चलिए क्वेश्चन 47 को चलते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित, मतलब ये इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट हो जाएगा पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, ठीक है। तो किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, ठीक है। तो किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, तो याद रखिएगा अरेबिका और रोबास्टा, ठीक है। और 50 का 1 और 2 दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 इसमें नहीं है, यानी कि हम लोग 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, 25 ज्योग्राफी 25 हिस्ट्री का। अब चलते हैं 51 नंबर से, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की ओर। आइए ये आपको मिलान करना है, चलिए ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय योजना संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो याद रखिए समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, थोड़ा ये आपको मिलान करना होगा, आइए देख लेते हैं। चलिए तो एडमंड स्मिथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने कर के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। एडमंड स्मिथ क्या किए थे, तो कर के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो उत्पाद शुल्क, तो उत्पाद शुल्क किस पे लगता है, ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र युद्ध वित्त में, ठीक है। चलिए जे.एम. किन्स, तो जे.एम. किन्स क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय कोषीय नीति, ठीक है, राजकीय कोषीय नीति हो जाएगा। अनुत्पाद ऋण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका कौन कौन मिल गया, 1 मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 1 मिनट चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिए मिलाने में, चलिए फिर से मिलाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पहला क्या है एडमंड स्मिथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर के सिद्धांत में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए उत्पाद शुल्क, ये क्या हो जाएगा, तो उत्पाद शुल्क क्या है, तो याद रखिए ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उत्पाद शुल्क क्या है, तो एक प्रकार का कर है, तो कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जे.एम. किन्स, ठीक है, तो जे.एम. किन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 में चला जाएगा राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति हो जाएगा। चलिए अब अनुत्पादक ऋण ये किस में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा युद्ध वित्त में, ठीक है। चलिए एक लास्ट बचा आयकर, तो आयकर क्या है, ये आपका प्रगतिशील कर है, ठीक है। तो आयकर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रगतिशील कर है। चलिए तो अब मिलान करते हैं, 1 का 4, देखिए 1 का 4 दिया हुआ है, 2 का 1 दिया हुआ है, फिर क्या है 3 16 हो जाएगा 5 में, तो देखिए सी का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, आइए ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, उस बाजार व्यवस्था का नाम है, मतलब कौन सी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अल्पाधिकार व्यवस्था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। तो माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, तो कब होती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका गुणोत्तर श्रेणी में। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 में क्या है, परिणात्मक शाख नियंत्रण विधि को चुने, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नगद जामा अनुपात, ठीक है, नगद जामा अनुपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है। तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश अनुपात, ठीक है, पूंजी उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 में क्या है कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से इस विधि द्वारा नहीं होता है, मतलब किस विधि के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात आयात विधि के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 में क्या है? भारत में खदान समस्या का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अनाज की कम आपूर्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। आइए, क्या है? यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में, ठीक है, कार्यरत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? तो याद रखिए ये हो जाएगा आपका श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 ये हमारा मतलब कि इकोनॉमिक्स का लास्ट प्रश्न है। मांग की लोच दर्शाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मांग की लोच दर्शाता है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। एक मिनट आइए, कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 324, अनुच्छेद 324 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को चलते हैं। 62 में क्या है? आइए थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। क्या है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1791 में फ्रांसीसी संविधान के मुख्य उद्देश्यों को इंगित किया? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि संवैधानिक राजशाही, ये तो सही है। 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष को वोट देने का अधिकार, ये भी आपका सही है। आइए देखते हैं 2 ऑप्शन और क्या क्या हम लोग के पास। कि मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। केवल 25 साल के पुरुष और करों का भुगतान करने वाले का वोट देने की इजाज़त थी। ठीक है, तो ये आपका सही है। हाँ, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। 63 में क्या है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। संविधान के न्यायिक पूर्ण एक मिनट, चलिए संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो किस देश से लिया गया है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमेरिका से, यानी USA के संविधान यानी कि अमेरिका से लिया गया है। चलिए 65 नंबर प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से अध्याक्षात्मक सरकार किस देश में है? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आइए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तथ्य करें कि आप इनमें से किस तथ्यों को लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, तो किन्हें कहेंगे? तो विचार कीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं। ठीक है, एक और देखिए, चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। चलिए और आपका ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 4। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका, केवल 4 ऑप्शन नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? चलिए, तो क्या विशेषता हो सकता है? तो थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं।
केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? ठीक है, तो 68 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह कथन किसका था? ठीक है, तो ये किसका था? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गवर्नर का। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 में क्या है? मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ता हुआ है। ठीक है, जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? देखिए जो भी कथन या नारा जो आ रहा है ना, इसको एक अलग से कॉपी में एक जगह लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, ये सब जो कथन है ना, आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिए ये किसका था? तो रूसो का। और रूसो का एक पुस्तक था। ठीक है, तो कौन सा था? ये दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, शायद। हाँ, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो रूसो का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्यों चलते हैं। 71 में क्या है कि देखिए फिर वही एक टाइप का मतलब कथन टाइप का दे दिया। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है, तो किसका है? किस प्रकार का? तो ये सब आपका एकदम समझिए कि स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो इसका हो जाएगा आपका व्यक्तिवादियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कथन इसका, हम बार बार बता रहे हैं, सब आप एक जगह लिख लीजिए बस। चलिए 72 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 में क्या है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा से चुनाव में प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो कौन सी विधि होती है? तो 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 4 में क्या है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? देखिए कथन से तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक है, ये किसका कथन था? चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 74 का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, जॉन बोंडा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 में क्या है? नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा साधन है? अगर आपको भारत का नागरिकता चाहिए तो कौन सा साधन है? याद रखिए जन्म के आधार पर ही नागरिकता आपको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI कर लीजिएगा। राज्य साधन है, संसाधन नहीं, यह सिद्धांत किनका है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद का। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ये कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्या है? आइए, भारत के किस संविधान के संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। ठीक है, 1976। और 1978 में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा फंसा देता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। देखिए ऐसे तो आप पढ़े भी होंगे कि संगनात्मक होते हैं, एकात्मक भी हैं, ये भी आप पढ़े होंगे। एकात्मक तो एकदम 100% आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें आंसर ऐसा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बता रहे जरा। चलिए देखते हैं 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 79 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
चलिए उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है। इसमें 5-6 कथन वाला सवाल आ गया, ठीक है। चलिए तो यह आपका कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। तो 80 हम लोग का खत्म हो चुका। अब हम लोग का सामान्य अध्ययन, ठीक है, 40 अंक का बचा हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आइए तो 81 से शुरू करते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। तो कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र। 82 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 82 में क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। आइए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। देखिए यहाँ आपसे गठन पूछ रहा है, जस्ट इससे पहले हम आपको बताते हैं। जब भी साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछे 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन पूछे 1928। यहाँ नियुक्ति यानी कि गठन के बाद क्या, कब गठन हुआ था, तो 1927 में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 में क्या है, आइए, कंपनी विधि 2023 के कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान, ठीक है, डैश के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख लीजिए, NCLT के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है, तो किसको करेगा। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ठीक है, जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। आइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए। तो क्या है, 85 नंबर देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। चलिए तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए, सुचित्रा कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में क्या है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठन कब किया गया था, ठीक है, इलाहाबाद में, तो याद रखिए 1923 में, ठीक है, कब किया गया था, 1923 में। इसका राइट आंसर है 1923। आइए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। 87 में क्या है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सबको पता होगा, सती प्रथा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 में क्या है, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब थे उधर का। आइए ठीक है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 89 का हो जाएगा भूमध्य रेखा पे, कहाँ पे होगा, तो भूमध्य रेखा पे होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इस पर तो हमेशा फोकस कीजिएगा। तो तमसा नदी नहीं है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ये मैथ है आपका, ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका 6000। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दिन। चलिए 93 का देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 16। 94 का आंसर मिला लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 94 का 94 ही हो जाएगा। चलिए 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ से आपका पढ़ने वाला है,
आइए, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? ठीक है, तो 96 क्या हो जाएगा? तुल्लु राजवंश के। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? ठीक है, तो ये किस में किया गया? अनुच्छेद 40 में। आइए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का? तो 56। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्या है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भूमध्य भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान था आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो किस में किए थे? तो बारदोली, तो सबको पता होगा 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 100 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उत्पत्ति, ठीक है, उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को, ठीक है, सबसे कम प्रभावित करता है? ठीक है, तो कौन करेगा? तो ये हो जाएगा आपका हरा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? ठीक, देखिए फिर आपसे नहीं पूछ दिया तो कौन हो जाएगा? साझेदारी पूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है? ठीक है, तो किसके द्वारा है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व के द्वारा, आरबीआई। चलिए कट जा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपका मानस। 104 नंबर देखते हैं क्या है। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ काम था, कहाँ थे हम लोग? इसका तो हो गया, 104 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप हार्मोन की, ठीक है, सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? ठीक है, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 में देखते हैं। 6 आपका मैथ बनाने वाला है, या आप बना भी लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो 107 का क्या हो जाएगा? 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा ही रहने दो। आइए, तो 108 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए 109 का क्या हो जाएगा? 1 मिनट यहाँ, चलिए ठीक है, तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 मीटर। 110 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2, 19। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बताना है कि SLR का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो 111 का क्या हो जाएगा? तो इसका देख लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। 1 मिनट, आइए। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज के दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए यहाँ पे दे दिया आपको दीनबंधु, एक होता है देशबंधु। जब भी देशबंधु बोले तो चित्तरंजन दास, दीनबंधु बोले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखना है। आइए 113 में क्या है कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए, संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जस्ता का। आइए 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में स्थित, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। ठीक है, तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेरन द्वीप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। चलिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 116 में क्या है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो कौन नहीं है, तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो 117 का क्या हो जाएगा, तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। ठीक है, किसकी खोज सर स्टेफोर्ड रेफेल्स द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंगापुर। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 119 में क्या है, आइए, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आइए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग सेट 9 को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को, मतलब इससे पहले आपको PDF प्राप्त हो जाए सेट 10 का, तो आप हमारे दिए गए यूट्यूब में, अभी हम एक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक रात 8 बजे, प्रत्येक दिन रात 8 बजे आपको PDF भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF बना लीजिए और दूसरा दिन उसका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।